हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2012 में प्राथमिक स्तर पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, देखिए बच्चा फेल हुआ है, प्राथमिक स्तर पर बच्चा अगर फेल होता है तो बच्चे का फेल होने का क्या मतलब है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो बच्चा फेल होने का मतलब होता है व्यवस्था फेल हुई है। बच्चा फेल नहीं हुआ है, बच्चे को पढ़ाने वाली जो व्यवस्था है, जो स्कूल है या जो शिक्षक है वो फेल हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षण परिणामों पर केंद्रित होकर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीज का अंकुरण यानी कि बीज किस तरीके से पौधा बनता है, अगर ये कॉन्सेप्ट को बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए किस प्रकार की शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी होगी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यानी अर्थात विद्यार्थी खुद ही जो बीज है उसको बोएगा और बोने के बाद धीरे धीरे प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से बीज से अंकुरण निकलता है वो खुद देखेगा, तब एक अच्छे तरीके से जो बीज की संकल्पना है उसको बच्चा समझ सकेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी अर्थात कक्षा के अंदर अलग अलग विविधताएं होती है, अलग अलग तरह के बच्चे, सभी तरह के जो बच्चे हैं उसमें कुछ दिव्यांग हो सकते हैं, कुछ सामान्य बच्चे या विशेष बच्चे, तो इन सबको एक छत के नीचे पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा ने जोड़ दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, या निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले सकते हैं या ले रहे हैं, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता।
तो शिक्षक जो चिंतित है वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, यानी कि जो उसने प्रश्न पत्र बनाया है तो उस प्रश्न पत्र में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया है या नहीं किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, या एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थी जो खुद अनुभव ले रहे हैं, जो डायरेक्ट लाभ उनको मिल रहा है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर या किस रूप में या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या होगा, जो बाहर से कोई परीक्षक अगर किसी दूसरे अन्य स्कूल में आता है तो वह उन बच्चों को जानता नहीं सही तरीके से, जबकि उसी स्कूल का अगर कोई टीचर है तो वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए जो शिक्षक हैं, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक हैं वो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अर्थात इसका मतलब क्या है, देखिए क्लास के अंदर वैयक्तिक भिन्नता का मतलब हर एक जो बच्चा होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है, ठीक है। एक उसके अंदर उसकी रुचि, सीखने की क्षमता, इन सभी में हर एक बच्चा भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, तो उसी से संबंधित प्रश्न है, विकास का सिद्धांत कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। जो विकास बच्चों में होता है वो समान तरीके से नहीं होता है, कुछ बच्चों में विकास अधिक तीव्र गति से होता है, जबकि कुछ बच्चों में मंद गति से होता है। तो ये एक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन ए, मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बल के सिद्धांत पर, या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान का निर्माण। तो ये जो संकल्पना है, ये जो उपागम है, ये डिपेंड करता है ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। तो बच्चा रोता है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण का क्या मतलब है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना,
समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। समाजीकरण का मतलब होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आई होप कि ये जो प्रश्न है आपको पसंद आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो एक लाइक तो कर दीजिए अब भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो देखिए डायरेक्ट सिंपल सा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लैंगिक लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता देना अगर कहीं पर दिखे तो उसको हम कहेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि लड़कियों को वरीयता दे रहा है, लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है, तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव एक तरीके से है, लैंगिक पूर्वाग्रह इसको हम कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? तो वाइगोत्स्की जो महत्वपूर्ण कारक पर बल देते हैं वो है सामाजिक कारक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है और वो जो है क्या कर रही है, विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। क्या राइट आंसर होगा इसका, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शंस ये हैं आपके पास 4, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय या फिर सक्रिय भागीदारिता। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो शिक्षक से संबंधित है तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता है। अर्थात शिक्षक विषय वस्तु में जितना प्रवीण होगा, जितना कुशल होगा, जितना अधिक जानकारी उसको होगी, वह उतने ही अच्छे से अधिगम को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके या कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। तो नैतिक मूल्यों का विकास करना है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके हम बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए बच्चों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। शिक्षक को बच्चे के जो माता पिता हैं उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आपने पढ़ा होगा 4 अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इसमें इंद्रिय गामक अवस्था जो है वो किससे संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता या सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये जो हैं ये इंद्रिय गामक अवस्था से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, केवल वातावरण का या केवल आनुवंशिकता का? तो मानव का जो व्यक्तित्व है ये आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक अधिगम, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से मतलब हर एक बच्चे पर हम ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं या बच्चों के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा उसका? राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन डी, बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसलिए शिक्षक को हर एक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भावात्मक। भावात्मक जो है वो सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है या बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संभवतः जो कार्य हो रहा है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है जिससे बच्चा ऊबने लगता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करती हैं, वे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी सीखने की अनुपस्थिति या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। शिक्षार्थी की त्रुटियां, शिक्षार्थी सीखने में यदि गलती कर रहे हैं बच्चे तो वो किस ओर संकेत कर रहे हैं? वो संकेत कर रहे हैं कि वो कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, ठीक है, तो ये एक त्रुटियां, बच्चे गलती कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बच्चे सीखने में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं या सीखने में किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो ये इससे हम इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 30 प्रश्न हमने आज कवर किए। आई होप कि ये जो प्रश्न हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं इससे आपको हेल्प मिलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपके कुछ सुझाव अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
बाकी इस वीडियो से इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।